Hi folks, so welcome back. So in this video we look at three companies from the housing finance space. So तीन कंपनी है, एक है PNB हाउसिंग, द सेकंड वन इज कैनफिन होम्स एंड द थर्ड वन इज LIC हाउसिंग. ठीक है. सो इसमें से तीन में से टू कंपनीज आर रियली स्ट्रगलिंग बिकॉज उसमें तो कोई ग्रोथ ही नहीं है. एंड जो एक कंपनी है उसमें ग्रोथ तो आ रहा है बट वहाँ पे थोड़ा लीडरशिप में इश्यूज हो रहे हैं. तो आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या चल रहा है ये तीनों कंपनीज में. सबसे पहला जो कंपनी है दैट इज PNB हाउसिंग. करंटली उनका मार्केट कैप अराउंड 2400 करोड़ के आसपास है एंड प्राइस टू बुक आप देखो इट इज अराउंड 1.3 टाइम्स 1.4 टाइम्स. तो जनरली अगर देखो तो ये हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में जो भी कंपनीज है, ठीक है, प्राइम हाउसिंग ले लो, अफोर्डेबल हाउसिंग ले लो, तो यूजुअली जो भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है जिसमें 25-30-35% ग्रोथ आ रहा है, दे यूजुअली ट्रेड एट अराउंड 3.34 टाइम्स प्राइस टू बुक के आसपास ट्रेड होते हैं. ठीक है. बजाज हाउसिंग हो गया, आवास हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, होम फर्स्ट हो गया, ये सब का अगर आप बुक प्राइस टू बुक देखो तो इट वुड बी 3-4 टाइम्स के आसपास. आधार हाउसिंग, आवास जो 20% के ऊपर का ग्रोथ का गाइडेंस देते हैं. एंड उसके बाद आते हैं कंपनीज लाइक कैनफिन होम्स हो गया, LIC हाउसिंग हो गया, उनका तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं आता. PNB हाउसिंग का एक यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ आ रहा है एंड वहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम द प्राइम हाउसिंग सेगमेंट टू द अफोर्डेबल हाउसिंग. तो उसमें मार्जिन आपका इंप्रूव होता है. तो देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे. करंटली देखो तो PNB हाउसिंग का लोन बुक का जो साइज है इट इज अराउंड 79,000 करोड़ के आसपास. एंड उसमें ग्रोथ कितना, टोटल ग्रोथ, रिटेल ग्रोथ इज अराउंड 17%. तो इनका एक रिटेल वाला बुक है, एक होलसेल. होलसेल मतलब जो कॉर्पोरेट्स को भी लेंडिंग किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, वो बहुत ही छोटा पोर्शन है अभी. वो पहले उनका लेगेसी ज़्यादा था, मतलब लेगेसी मतलब पहले स्टार्टिंग में 2017, 2018, 2019 के आसपास, जब उसके बाद उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, एसेट क्वालिटी में, तो तब से वो बंद कर रहे हैं वो द द बुक ऑफ कॉर्पोरेट वाला, तो वो कम कर रहे हैं. एंड अभी 99% प्लस द बुक है दैट इज रिटेल. थोड़ा मिनिमम 0.3-0.4% इज उनका होलसेल वाला सेगमेंट जो कॉर्पोरेट वाला सेगमेंट है. यहाँ पे इनके तीन सेगमेंट है. एक हो गया प्राइम प्राइम हाउसिंग जो टियर 1 सिटीज में होता है, एंड इमर्जिंग मार्केट वाला जो सेगमेंट है, एंड एक उनका सेगमेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग. अफोर्डेबल इज बेसिकली इमर्जिंग मार्केट एंड अफोर्डेबल टियर 2, 3, 4, 5 सिटीज में ज़्यादा होता है, वेयर आपका आपका यील्ड जो, ठीक है, मतलब जो रेट पे आप लेंड करते हो कस्टमर को, वो ज़्यादा रहता है. करंटली कंपनी का ग्रोथ आया अराउंड 17%, लोन बुक का ग्रोथ, AUM का ग्रोथ. एंड डिसबर्समेंट्स में अगर आप देखो तो ओवरऑल खाली ग्रोथ 12% आया, बट इमर्जिंग प्लस अफोर्डेबल में डिसबर्समेंट में ग्रोथ 25% आया. एंड लोन बुक में ओवरऑल में ग्रोथ 17% आया, बट इमर्जिंग प्लस अफोर्डेबल में 34% आया. मतलब क्या हुआ, प्राइम हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है उनका स्ट्रगल कर रहा है. करेक्ट. अभी इनका करंटली एसेट क्वालिटी भी देखो तो GNPA इज अराउंड 1.04, लास्ट क्वार्टर था 1.06, तो कम हुआ है, तो दैट इज गुड. एंड ROA नंबर्स आर ऑल्सो स्टेबल है, इट इज अराउंड 2.73 था. एंड लास्ट क्वार्टर H1 के लिए 2.65 एंड लास्ट ईयर H1 2.55, तो वो भी इम्प्रूव है. कॉस्ट ऑफ बोरिंग उनका कम हुआ है, तो दैट इज गुड. यील्ड में थोड़ा ड्रॉप आया, ठीक है, क्योंकि ये जो उनको रेपो रेट का जो कट आ रहा था, तो इसलिए थोड़ा वहाँ पे उनको थोड़ा यील्ड में थोड़ा ड्रॉप आया, बट नेट नेट अभी भी उनका स्प्रेड इज इम्प्रूव्ड ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, 2.26 और 2.23. अभी एज आई सेड उनका रिटेल वाला सेगमेंट है, एक उनका कॉर्पोरेट वाला सेगमेंट है. एंड टोटल अगर उनका देखो तो 79,000 के आसपास का उनका लोन का साइज है. आप ये देखो, ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है दैट इज ग्रोइंग एट 100% एवरी क्वार्टर एवरी ईयर YOY लेवल पे, ठीक है. तो क्योंकि वो छोटा बेस है, ठीक है, करंटली आउट ऑफ 100% उनका जो मिक्स है, अफोर्डेबल हाउसिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 14% ऑफ द ओवरऑल AUM. इमर्जिंग मार्केट वाला जो है दैट इज अराउंड 35%. एंड द रिमेनिंग कितना हो गया 51% के आसपास, दैट इज उनका प्राइम हाउसिंग. अभी कंपनी बोल रहा है हमारा आगे जाके FY27, FY28, FY27 में स्पेसिफिकली उनका जो प्राइम हाउसिंग वाला अफोर्डेबल वाला जो है दैट विल रीच 15,000 करोड़. तो अभी जो 6,500 आपको जो दिख रहा है दैट विल इजीली 2.5x इन कमिंग 2 years, ठीक है. तो मतलब विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 50% कैगर के आसपास का ग्रोथ आता है, 50% प्लस ही है, ठीक है. तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन. डिसबर्समेंट्स में अगर देखो जो नए डिसबर्समेंट्स कर रहे हैं उसमें से अफोर्डेबल में ग्रोथ आया 31%, इमर्जिंग मार्केट में ग्रोथ आया अराउंड 23%, एंड ये प्राइम हाउसिंग में थोड़ा ग्रोथ कम आ रहा है. प्राइम हाउसिंग
अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग में डिफरेंस यही है, प्राइम हाउसिंग का टिकट साइज, ठीक है, एवरेज टिकट साइज जो भी लोन ले रहे हैं कस्टमर, वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ उसके ऊपर जाता है टीयर 1 सिटीज़ में। जो भी ज़्यादातर तो टीयर 1 सिटीज़ में महंगा रहते हैं घर, तो वहाँ पे टिकट साइज भी ज़्यादा रहता है। इमर्जिंग मार्केट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसमें टिकट साइज आप समझ लो 10, 15, 20 लाख के आसपास रहेगा ऑफ द लोन अमाउंट। एंड GNPA में एज आई टोल्ड इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन। इनके अभी निम्स देखो तो निम्स में भी अगर देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिटेरियोरेशन हुआ है, 3.67 है वर्सेस लास्ट क्वार्टर अराउंड 3.73 के आसपास था निम्स, तो स्टेबल है उतना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड NNPA भी 0.69 हुआ है, लास्ट क्वार्टर भी 0.69 था, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर ऑल्सो इट इज स्टेबल। उसके बाद इफ आई गो ऑन टू उनका अगर मिक्स देखो तो एज आई सेड उनका रिटेल वाला सेगमेंट इज 99.6% ऑफ द ओवरऑल बुक, वो जो कॉर्पोरेट वाला है 0.4% है, वो मिनिमम है, ठीक है, तो वहाँ पे वो कुछ उतना अभी क्या बोल सकते हैं एक्सपांड नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट में आप देखो क्योंकि ग्रैन्युलरिटी इट इज़ वेरी लेस, क्योंकि अगर आप एक कस्टमर को आपका टिकट साइज कितना आ जाएगा, 15, 20, 50 करोड़ के आसपास का उनका लोन होता है, ठीक है, एक कस्टमर का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दे रहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट को आप लोन दे रहे हो। एंड उनका मिक्स ऑफ द AUM उसमें से इंडिविजुअल होम लोन, ठीक है, होम लोन जो है दैट इज अराउंड 73%, एंड दूसरा जो नॉन हाउसिंग लोन मतलब ये लैप हो गया, मॉर्गेज लोन्स हो गया, दैट इज अराउंड रिमेनिंग 27%। उसके बाद इफ आई गो ऑन टू दियर स्लाइड नंबर 12, वहाँ पे अभी अगर हम देखें एज आई टोल्ड उनका अफोर्डेबल हाउसिंग में ग्रोथ इज कंसिस्टेंट, एंड उनका टारगेट यही है जो 6500 जो अभी है, ठीक है, उनको वो बोल रहे हैं कि एंड ऑफ दिस ईयर तक वो 9500 करोड़ के आसपास हो जाएगा, मतलब दैट इज ऑल्सो ग्रोथ ऑफ फ्रॉम गुड 50-40% ऑन अ YY बेसिस कंपेयरिंग टू FY25 के स्टार्ट में जो था। एंड उनका यील्ड बेसिकली यहाँ पे क्यों ये अच्छा है कि उनका अफोर्डेबल वाला वो स्केल अप कर रहा है, क्योंकि अफोर्डेबल में अगर आप यील्ड देखो मतलब जो रेट को लेंड करता है कस्टमर्स को, तो दैट इज अराउंड 12.1%, प्राइम में सबसे कम होता है, इमर्जिंग में अराउंड डिसेंट है 9.5 के आसपास, एंड अफोर्डेबल में सबसे ज़्यादा आपको यील्ड मिलता है। तो कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी में ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, 17-18% इज नॉट गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा भी नहीं और खराब भी नहीं, बट उनके मार्जिन में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो उनका बोलना भी है कि उनका जो निम्स है करेंटली जो 3.7-3.6% के आसपास है, वो बोल रहे हैं आगे जाके हमारा 4.1% हो जाएगा इन FY27, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे मार्जिन में आपको एक्सपेंशन मिल रहा है, इसलिए आपका देखो इसमें आपका पैट में ग्रोथ इज अराउंड 24%, इनका पैट में ग्रोथ 24% के आसपास है, एंड लोन बुक में ग्रोथ आया 16-17%, इसलिए इनको इसलिए हमेशा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। एंड ब्रांचेस में भी जो अभी 198 ब्रांचेस है उनके अफोर्डेबल में, वो बोल रहे हैं आगे जाके हमारा और 40-50 ब्रांचेज ऐड करने वाले हैं दिस ईयर, दैट इज ऑल्सो गुड। उसके बाद इफ आई गो ऑन देयर स्लाइड नंबर 19, अगर हम देखें 14, अभी उनका जो अफोर्डेबल वाला जो सेगमेंट है, देखो आप एक 100 लास्ट ईयर Q2 में 3000 करोड़ के आसपास था वो बुक, अभी वो 6500 करोड़, तो मतलब बहुत ही अच्छा स्केल अप हो रहा है, एंड यहाँ पे यील्ड भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। एंड ऑल्सो अगर हम देखें तो यहाँ पे होम लोन वाला सेगमेंट इज अराउंड 65% एंड लैप इज अराउंड 35%, वो मॉर्गेज लोन जो बोलना है आपको। ब्रांचेज अगर देखो तो सबसे ज़्यादा इनका प्रेजेंस अगर इन इन अफोर्डेबल अगर सेगमेंट देखो तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, सदर्न पार्ट में ज़्यादा प्रेजेंस है तमिलनाडु, फिर यूपी में अच्छा खासा प्रेजेंस है अराउंड 17%, महाराष्ट्र में अराउंड 15%, तो डाइवर्सिफाइड बुक है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे क्योंकि थोड़े कंपनी जो साउथ में ज़्यादा फोकस है, कैनफिन होम्स करके जो कंपनी है उनका साउथ में थोड़ा अच्छा खासा प्रेजेंस है, तो तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा अभी एक प्रॉब्लम हो गया था, ई खाता का प्रॉब्लम हो गया था, फिर ये ऑर्डिनेंस बिल जो पास हो गया था फॉर द माइक्रो फाइनेंस कस्टमर, ठीक है, इनके लिए नहीं, बट वो थोड़ा एक रिपल इफेक्ट प्ले आउट हुआ, तो इसलिए उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो ये हो गया उनका अफोर्डेबल वाला सेगमेंट। अभी इफ आई गो ऑन टू देयर प्राइम इमर्जिंग मार्केट वाला सेगमेंट देखो तो वहाँ पे भी अच्छा खासा स्केल अप कर रहा है, एंड यहाँ पे भी यील्ड इज अराउंड 9.5-9.6%, एंड यहाँ पे भी अगर आप देखो होम लोन इज अराउंड 70% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, एंड आपका लैप एंड मॉर्गेज इज अराउंड 30%।
एंड प्राइम हाउसिंग, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं कंपनी, क्योंकि यहाँ पे उतना ग्रोथ आ नहीं रहा है टीयर 1 सिटी में। अब बजाज हाउसिंग का भी अगर देखोगे तो उन्होंने गाइडेंस रिवाइज डाउनवर्ड्स कर दिया फॉर FY 26 आगे जाके अगर देखूँ तो पहले बोलता था वो 25-26% के आसपास का ग्रोथ आएगा, अभी वो बोल रहा है दिस ईयर करंटली ये साल में ड्यू टू कॉम्पिटिशन, क्योंकि इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कौन होता है, बैंक्स, ठीक है, बड़े बैंक्स हो गए HDFC, कोटक, और इनको तो लोन थोड़ा महंगा मिलेगा क्योंकि ये NBFC है और वो बड़े बैंक्स, बिगर ब्रांड, बिगर वैल्यू, ठीक है, तो इनको कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा कम पड़ता है जो बड़े बैंक्स है। तो इसलिए अगर ये लोग लेंड कर रहे हैं अराउंड 8-9% पे, तो SBI बोलेगा, HDFC बोलेगा कि कस्टमर को कि आई विल गिव यू द सेम अमाउंट एट 8%, 7%, तो आप मेरे पास आ जाओ। तो इसलिए उनको थोड़ा टीयर 1 सिटी में प्रॉब्लम पड़ रहा है, बट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग, इमर्जिंग मार्केट वाला, वहाँ पे तो बड़े बैंक्स प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे कंपनीज हो गए, इंडिया शेल्टर हो गया जो अफोर्डेबल हाउसिंग में है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, होम फर्स्ट हो गया, एप्टस हो गया, ये सब अच्छे क्वालिटी कंपनीज है। एंड यहाँ पे भी वहाँ पे उसका उनका ग्रोथ अच्छा आता है, इनका उतना कोई ग्रोथ आ नहीं रहा है, ठीक है। PNB का आ रहा है ठीक ठाक, ये कैनफिन होम एंड LIC उसका हम देखेंगे आगे, उनमें उतना कोई खास ग्रोथ नहीं आ रहा है। एंड अगर हम देखें उनका एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि यहाँ पे उनका जो अफोर्डेबल सेगमेंट था, यहाँ पे उनको थोड़ा क्या बोल सकते हैं, एसेट क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो 30+ DPD जो है, 30+ DPD इज बेसिकली ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 30 डेज हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ देयर EMI, ठीक है, और पर उनका उन्होंने अभी तक EMI पे नहीं किया, तो मतलब एक EMI मिस हो गया उनका, वैसे समझ लो, बट फ्रॉम दैट डेट। सो वो लास्ट क्वार्टर अराउंड 0.91 था, ये क्वार्टर अराउंड 1.4 है। तो कंपनी को पूछा था अंदर कौन कॉलेज में कि ये कोई मतलब मेजर इशू तो नहीं, उन्होंने बोला नहीं, ये सीजनलिटी फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे अभी हैवी रेंज आ गए थे, ये ऑर्डिनेंस बिल जो पास हुआ कर्नाटका तमिलनाडु में, उनका यहाँ पे भी प्रेजेंस है, तो इसलिए थोड़ा सीजनलिटी है, बट उन्होंने बोला H2 में अच्छा होएगा। एंड GNPA ये अफोर्डेबल हाउसिंग में इट इज़ अराउंड 0.51। एंड यहाँ पे देखो 30+ वाला जो सेगमेंट है पूरे इंडस्ट्री का, इट इज़ अराउंड 3.7%, बट इनका कितना है अराउंड 1.4, तो वो कम है, दैट इज़ गुड। एंड GNPA 1.3 है पूरे इंडस्ट्री का, एंड इनका 0.5, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, तो इंडस्ट्री के नीचे, तो जितना कम होता है GNPA दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। एंड एज आई सेड उनका अभी अगर हम देखा तो करंटली यील्ड एंड सब अगर देखो रेशियोज, तो करंटली उनका एवरेज यील्ड जो है, जो रेट को लेंड करता है, दैट इज अराउंड 9.95, लास्ट क्वार्टर 9.9 था। कॉस्ट ऑफ बोरिंग उनका कम हुआ है, एज आई सेड उनको दे वो भी बोल रहा है कि हमारा आगे जाके थोड़ा रेटिंग में भी अपग्रेड आ सकता है, तो इसलिए उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग और कम होगा। रेटिंग में मतलब जैसे आपका सिबिल स्कोर होता है, रेटिंग उनको जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है, ठीक है, इकरा हो गया, क्रिसिल हो गया, केयर हो गया, ये सब जो कंपनीज अगर उनको रेटिंग बढ़ाते हैं तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग आगे जाके कम हो सकता है। तो 7.6 ने हो गया ये क्वार्टर, वैसे लास्ट क्वार्टर 7.76। स्प्रेड्स वर अराउंड 2.26, स्टेबल है अराउंड। एंड निम्स में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया, बट उनका गाइडेंस यही है, निम्स टू बी अराउंड 3.6 to 3.7 फॉर FY 26। ऑल्सो अगर हम देखें ये H1 वर्सेज H1 का था, तो ROA एंड ROE नंबर्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। तो उनका करंटली ROA देखो दैट इज अराउंड 2.65, लास्ट FY 25 में H1 का बोल रहा हूँ, FY 25 में वो 2.5 था। एंड ROE इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, तो वो बोल रहे हैं 14-15% के आसपास हो सकता है बाय एंड ऑफ FY 27, तो ROE इज ऑल्सो मूविंग इन राइट डायरेक्शन, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। अभी नेक्स्ट कंपनी इफ आई लुक ऑन टू, और यहाँ पे अगर एक बार अगर देख लो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट इनका, यहाँ पे ना इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है दैट इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका अगर देखो, हाँ, एज आई टोल्ड उनका क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव है। अभी जनरली सब कंपनीज में क्रेडिट कॉस्ट आप देखो इट वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि प्रोविजंस आपको थोड़ा करना पड़ता है। क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला है प्रोविजंस डिवाइड बाय आपका टोटल एसेट्स। प्रोविजंस क्या होता है, आपको थोड़ा पैसा पहले से साइड पे रखना पड़ेगा। आपको कोई भी कस्टमर को आप लैंड कर रहे हो, अगर सिक्योर्ड कस्टमर है तो थोड़ा कम पैसा साइड पे रखना है, अनसिक्योर्ड कस्टमर है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा साइड पे रखना है। कस्टमर ने अगर एक EMI और एक मिस कर दिया तो थोड़ा और प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसे रूल्स होते हैं। तो अभी इनका नेगेटिव कैसे, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट देखो इट इज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट, P&L स्टेटमेंट पे खर्चा है क्रेडिट कॉस्ट। अभी इनका नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अगर समझ लो यहाँ पे एक कस्टमर ने लोन लिया था, उसने पे नहीं किया, तो आपने पूरा पैसा जो उसको लोन दिया था वो EMI एंड सब वो प्रोवाइड करके साइड पे रख दिया। अभी कस्टमर थोड़े दिन बाद आता है, कोई उसको लॉटरी लग गया, कोई कस्टमर को एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो बोलता है चलो ठीक है अभी मेरे को तो पैसा आ गया तो मैं आपको लोन पे कर देता हूँ। तो अभी सडनली वो EMI सब टाइम पे करने लगा,
तो जो हम लोग ने पहले साइड पे पैसा रखा था, ठीक है, अभी तो हम लोग को दिख रहा है कि वो टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, उसने पहले के जो ईएमआई पेंडिंग थे वो भी पे कर दिए। तो अभी मैंने जो 50 रुपये एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्रोवाइड करके रखा था, तो अभी 50 नहीं रखते, अभी 25 ही रखते। तो थोड़ा वो फिर से हम बुक्स में ले लेते क्योंकि वो तो हमारा खर्चा हो गया, ऐसे बता दे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो दैट 25 रुपीज acts as income to the P&L statement of the NBFC। तो इसलिए अभी इनको क्या कर रहे हैं कि इनको जो पहले जो इनका खराब जो कस्टमर्स थे वो अभी टाइम पे रिकवरीज आ रहे हैं, ठीक है, वो अभी उनको ARC में भेज रहे हैं, उनको सरफेसी हो गया, ये सब जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे केसेस या सब लीगल बैटल पे वो सब वो कस्टमर से रिकवरी आ रहा है उनका। तो यहाँ पे उनका क्रेडिट कॉस्ट इज नेगेटिव, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये बोल रहा है कंपनी, ये देखो ये माइनस में, दैट इज बेसिकली आपका जो खर्चा होता है वो नेगेटिव है। तो इसलिए दैट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द P&L स्टेटमेंट। तो ये बोल रहा है कि और 2-3 क्वार्टर हमारा ये क्रेडिट कॉस्ट जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो और एक कंपनी है दैट इज सम्मान कैपिटल करके, ठीक है, ये जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है वहाँ पे भी अच्छा खासा रिकवरी आ रहा है इन देयर बुक्स। तो इसलिए उनका भी सिमिलर क्रेडिट कॉस्ट ही होगा। तो इसलिए उनका पैट में आप हमेशा ग्रोथ देखोगे ना, दैट वुड बी बेटर कंपेयर टू द इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ 14%, इनका है 24% के आसपास, इसलिए क्योंकि ये क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव है। और दूसरा एक थिंग इज दैट कि वो अफोर्डेबल वाला सेगमेंट बढ़ा रहा है कंपेयर टू देयर प्राइम वाला सेगमेंट। तो ये हो गया किसका बात, PNB हाउसिंग का। अभी इनके कॉन कॉल में क्या बोला है कंपनी में वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी कंपनी बोल रहा है 40 to 50 ब्रांच ऐड करेंगे, एंड दे वांट टू ऐड अराउंड 250 ब्रांचेस इन द अफोर्डेबल वाला सेगमेंट बाय एंड ऑफ FY27। अभी अराउंड 200 के आसपास ब्रांचेस है इन द अफोर्डेबल सेगमेंट। एंड कंपनी जो इंक्रीमेंटल यील्ड है, मतलब अभी करंटली ये महीने का जो जो जब कॉन कॉल हुआ था वो महीने का इंक्रीम अक्टूबर में, तो दैट यील्ड वाज अराउंड 12.25%। एंड अभी करंटली वो यील्ड इन द ओवरऑल अगर वेटेड एवरेज देखो तो दैट वाज अराउंड 12.1। तो 12.1 से 12.25 के ऊपर, मतलब यील्ड भी इंप्रूव हो रहा है आगे जाके। गाइडेंस क्या है AUM का ग्रोथ का, दे आर गाइडिंग टू ग्रो बाय 17 to 18% फॉर FY26 हो गया। तो गाइडेंस ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब खराब भी नहीं है और उतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है कंपेयरिंग टू कंपनीज लाइक एप्टास, होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर। तो ठीक ठाक गाइडेंस है क्योंकि यहाँ पे एक मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। ओपेक्स उनका अभी अराउंड 1.1% के आसपास था, उनका गाइडेंस भी यही है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब ये आपका रेंट हो गया, ब्रांचेस खोल रहे हो अपने, ये एम्प्लॉय को सैलरी हो गया, ये सब जो खर्चे दैट विल बी कंपेयरिंग टू द ओवरऑल रेशियो विद द टोटल एसेट्स या AUM, दैट वुड बी अराउंड 1%। NIMS, as I told, वो 3.6 to 3.7 for FY26 एंड FY27 में 4.1%। क्रेडिट कॉस्ट एज आई टोल्ड वो नेगेटिव रहेगा फॉर नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। एंड ये जो उनका लोन बुक का जो मिक्स है FY27 के एंड तक दे आर टारगेटिंग अफोर्डेबल वाला विल रीच अराउंड 15,000 करोड़, मतलब 15%, क्योंकि 1 लाख करोड़ के आसपास का उनका बुक हो जाएगा FY27 में, अगर ये 17-18% के आसपास जो गाइडेंस दिया वैसे ग्रो करता है। इमर्जिंग मार्केट वाला भी एक्सपांड हो गया 20% हो जाएगा, एंड ये प्राइम हाउसिंग दैट विल कम डाउन टू 65%। तो ये हो गया PNB हाउसिंग का बात, विच इज़ अ डिसेंट कंपनी। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया, उनका जो CEO है, ठीक है, वो पहले कैनफिन होम्स के CEO थे, वो फिर वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने, फिर PNB हाउसिंग में आए। PNB हाउसिंग अच्छा करने लगा तो वो भी छोड़ दिया, अभी वो गए हैं IIFL हाउसिंग में, गिरीश काउस्की करके जो उनके MD CEO थे, ठीक है। तो मतलब अभी यहाँ पे कोई अभी उनका करंटली कोई CEO नहीं है, तो इसलिए स्टॉक भी अगर देखो ना तो 1-2 दिन में जब उनका ये नंबर आए थे तो इट टैंक्ड अराउंड 25-30% इन अ सिंगल डे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दिख रहा है टैंक्ड अराउंड 25-30% इन अ सिंगल डे। तो ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि हम वी आर फाइंडिंग अ न्यू CEO इन कमिंग डेज। तो जैसे अभी नया CEO आता है उन्होंने बोला मोटा मोटा तो प्लान्स तो ये रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये सब कंपनीज में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि द वन विच इज अ लीडर जो अच्छा कर रहा है, एंड अगर वो एग्जिट करता है, जब बैंक अच्छा कर रहा है, ठीक है, अगर कुछ खराब होता है तो ठीक अलग बात है, बट ये तो अच्छा कर रहा था, देन टू दे हैव टेकन एग्जिट। फिर उन्होंने एक इमरजेंसी कॉल किया था नेक्स्ट डे, उनका जब मतलब ये 25-30% द स्टॉक क्रैश डाउन, ठीक है। तो ऐसे कंपनीज में नंबर्स तो ठीक ठाक आ रहे हैं, गाइडेंस भी अच्छा है, अभी एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। ये क्वार्टर तो अच्छा खासा नंबर्स आया, अभी जैसे अभी नए CEO नए MD जो आते हैं उनका कैसा कैसा आउटलुक है फॉर द ग्रोथ वो देखना पड़ेगा।
अभी द सेकंड कंपनी है दैट इज कैनफिन होम्स। अभी ये भी एक स्ट्रगलिंग कंपनी है, इनका भी बिल्कुल ग्रोथ नहीं आता है। तो ये जो पीएनबी था उनका तो ग्रोथ आ रहा था, एंड दीज कंपनीज कैनफिन एंड एलआईसी हाउसिंग इनका तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। इनका प्राइस टू बुक देखो तो 2 टाइम्स है, सस्ता लगेगा क्योंकि ग्रोथ नहीं है। अभी ये भी प्राइम हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग वो वाले सेगमेंट में ही है, प्राइम हाउसिंग में ज़्यादा स्पेसिफिकली देखो। अभी इनके नंबर्स देखोगे तो आपके एम का साइज जो है दैट इज अराउंड 39,000 करोड़। उसमें ग्रोथ आया अराउंड 8% के आसपास का ग्रोथ आया इन दर एम, ठीक है। मतलब इंडस्ट्री का ग्रोथ ये 12-15% है, एंड यू आर जस्ट ग्रोइंग बाय अराउंड 8%, तो मतलब यू आर लूजिंग योर मार्केट शेयर एंड आपका ग्रोथ बिल्कुल आ ही नहीं रहा। प्रॉफिटेबिलिटी में 16-17% का आसपास का ग्रोथ है, क्योंकि मार्जिन में थोड़ा एक्सपांशन आ गया था। स्प्रेड्स हैड इम्प्रूव्ड अराउंड 2.79 हो गया वर्सेस 2.56 ऑन H1 वर्सेस H1, एंड निम्स में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। ये कॉस्ट ऑफ फंड उनके थोड़े कम हो गए थे इसलिए। आरओई नंबर्स आर ग्रेट, आरओए नंबर्स आर ऑल्सो गुड, ठीक है। 2.3 का आरओए, 17% के आसपास का आरओए है। डिसबर्समेंट्स में अब देखो, डिसबर्समेंट में खाली ग्रोथ है अराउंड 7% इन FY20 दिस Q2। मतलब सब नंबर्स अच्छे हैं, रेशियो अच्छा है, ग्रोथ खाली एक नंबर दैट इज बैड विच इज ग्रोथ, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका स्प्रेड ठीक ठाक है, आपका निम्स ठीक ठाक है, आपका रिटर्न रेशियो आरओई बराबर है। खाली मेन जो दो नंबर है दैट इज आपका एयूएम, लोन एसेट्स का ग्रोथ वो नहीं आ रहा है, एंड डिसबर्समेंट्स उसमें भी ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो कंपनी का अगर आप देखो तो स्पेसिफिकली उनका अभी यहाँ पे कंपनी का कंपैरिजन भी नहीं दिया, ठीक है। मतलब जनरली कंपनी देते कितना ग्रोथ है, उन्हें बताया नहीं क्योंकि ग्रोथ ही इतना खराब है। इनका जीएनपीए देखो 0.48 है, एसेट क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वार्टर 0.54 था। एनएनपीए का बात कर रहा हूँ, जीएनपीए भी 0.9 था, 0.998 था पहले, तो वो भी इम्प्रूव हुआ है। ROA numbers भी on a quarter on quarter basis as well, that is also moving up, ठीक है। 2.46, 2.19, 18.4 था versus 16.19% on a quarter on quarter basis। निम्स 4% के आसपास टच हो गए। जो रेट पे लेंड करता है कस्टमर्स को दैट इज यील्ड, तो 10.08 था लास्ट क्वार्टर अराउंड 10.09, तो दैट इज स्टेबल। कॉस्ट ऑफ बोरिंग 7.1 हो गया वर्सेस 7.5 के आसपास, तो इनका ओवरऑल स्प्रेड भी इम्प्रूव हो गया। तो ये सब नंबर अच्छे, रेशियोज भी ठीक ठाक है, बट कंपनी में एक ही प्रॉब्लम है कि ग्रोथ उतना आ नहीं रहा है। अभी यहाँ पे उनका एवीएम का मिक्स भी देखो, ठीक है। अभी हाउसिंग लोन वाला मतलब होम लोन वाले सेगमेंट से इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 74% ऑफ द एवीएम वहाँ से आता है। फिर ये हो हाउसिंग वाला सेगमेंट जो कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इवेंट्स के लिए जो लोन देते हैं दैट इज अराउंड 11% के आसपास। फिर ये लैप एंड मॉर्गेज मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अराउंड 7% ऑफ द बुक। फिर ये टॉपअप लोन हो गया 2% एंड अदर्स इज अराउंड 6%। तो मोटा मोटा अभी भी होम लोन वाले सेगमेंट से ही आता है। लैप में आपको थोड़ा मार्जिन में, लैप में आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट हाँ ठीक ठाक है। तो मिक्स में भी उतना कोई चेंज नहीं आ रहा है कि दे आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स अफोर्डेबल हाउसिंग, ऐसा कुछ कंपनी ने बोला भी नहीं है। कंपनी का अभी डिसबर्समेंट में अगर आप देखोगे ना, इतना खराब नंबर है ना, मतलब इसलिए मैं ये कंपनीज को उतना ट्रैक करता हूँ नहीं, ठीक है। मतलब इफ यू आर ट्रैकिंग हंड्रेड ऑफ कंपनीज, इसलिए इनके ऊपर वीडियो बनाना उतना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो मतलब वाई वुड आई वेस्ट माई टाइम ट्रैकिंग दीज कंपनीज, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख लिया, नंबर्स देख लिया, कॉन कॉल भी रीड कर लिया, उसके ऊपर अभी ठीक है चलो। मतलब अभी इनका देखो 0% के आसपास ग्रोथ आया था Q3 में, फिर 6%, 9%, 7%, ठीक है। मतलब सिंगल डिजिट में ग्रोथ आ रहा है। दूसरे कंपनीज का आप देखो, आवास हो गया, होम फर्स्ट हो गया, एप्टस हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, बजाज हाउसिंग हो गया, वो तो 1 लाख करोड़ के आसपास का एवं का साइज है। इनका तो 39,000 करोड़ के आसपास का साइज है। तो देन टू बजाज हाउसिंग इज बेटरली प्लेस्ड, वो तो प्राइम हाउसिंग में भी है, ठीक है, जहाँ पे उतना प्रॉब्लम आ रहा है। देन टू दे आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट। ऑल्सो दूसरा अभी इनके ब्रांचेस देखो तो सदर्न रीजन में अराउंड 60% ब्रांचेज है, एंड वेस्ट में 16%, तो मतलब साउथ में अभी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड वो बोल रहे हैं आगे जाके हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में ज़्यादा एक्सपांड करने वाले हैं। तो ये हो गया कैनफिन होम्स का बात। अभी देख लेते हैं LIC हाउसिंग, ठीक है। तो अभी LIC हाउसिंग का भी सिमिलर ही कैसे, ये तो PSU है, तो मतलब इनका तो हाल कैनफिन होम से भी खराब है, मतलब बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है। आप देखो रेवेन्यू में 3% का ग्रोथ आया है, निम्स स्टेबल है, 2.6 से कम हुआ है एक्चुअली देखो तो। लोन बुक का ग्रोथ, ठीक है, द मेन मेट्रिक जो मैं ट्रैक करता हूँ वो तो ग्रोथ है, ठीक है। आपका लोन बुक में कितना ग्रोथ आ रहा है, 6% का ग्रोथ आया, ठीक है।
डिसबर्समेंट तो डी ग्रोथ आया, डिसबर्समेंट मतलब कम हो गया डिसबर्समेंट उनके ऑन अ वाई ओ वाई बेसिस। तो इफ आई सी दे आर स्लाइड नंबर 6, उनका देखो यहाँ पे होम लोन में लोन बुक में 6% के आसपास का ग्रोथ है, पैट में ग्रोथ है 2% के आसपास, मतलब प्रॉफिट मतलब कुछ कंपनी इससे अच्छा तो कंपनी बंद हो जाए। डिसबर्समेंट डी ग्रू, ये इन्होंने कंपैरिजन नहीं दिया क्योंकि डी ग्रोथ है, तो आगे आगे दिया उन्होंने कंपैरिजन। नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ है 3%, निम्स थोड़े कम हो गए वर्सेस लास्ट क्वार्टर। एंड ये आपका जीएनपीए था दैट वो कम हुआ, दैट इज गुड 2.5 के आसपास वर्सेस 3% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, वाई वाई बेसिस। अभी ये देखो, ये स्लाइड से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसे कंपनीज को क्यों ट्रैक करना चाहिए बट पैसा कभी नहीं डालना चाहिए। इनका वैल्यूएशन भी आप देखोगे, एल आई सी हाउसिंग जो है दैट ट्रेड्स एट अराउंड 0.8 टाइम्स का प्राइस टू बुक है, ठीक है। आपको लगेगा बहुत ही सस्ता है, बट आप ये नंबर्स देखो, लोन बुक का ग्रोथ देखो, कैगर इज 7% फॉर लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है कंपनी, मतलब बहुत ही वेरी वेरी स्लो ग्रोथ। डिसबर्समेंट में 4%, मतलब 5 साल हो गया आपने खाली 4% के कैगर से ग्रो कर रहे हो। इनकम में ग्रोथ आया 9%, ये पैट में ग्रोथ आ गया क्योंकि ये खर्चा कम करके बता दे इनकम, ठीक है। जीएनपीए ऑफ कोर्स हैज इम्प्रूव, तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है बट मेन आपका ग्रोथ नहीं है। एचडीएफसी बैंक देखो, ठीक है, एसेट क्वालिटी अच्छा है। कोटक बैंक देखो, एसेट क्वालिटी अच्छा है बट ग्रोथ ही नहीं है। वो तो इतना बड़े बड़े कंपनीज है, ठीक है, बट हाँ, नॉट डायरेक्टली कंपेयरिंग टू देम, बट इसलिए मतलब ग्रोथ इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एयूएम का ग्रोथ आपका देखो, आरओए नंबर्स भी इनके अच्छे हैं। आरओए स्टैंड एट अराउंड 16% के आसपास, आरओए 1.8 था FY25 में। तो रिटर्न रेशियोज भी आर गुड, ठीक है। मतलब उनके कॉन कॉल में भी एनालिस्ट जो थे वो बोल रहे थे आपका ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है, तो वो बोल रहे हमारा भी मिस्टेक है, हमारा इतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो अभी क्या करेगा कंपनी भी, ठीक है। तो बोल रहे हमारा ग्रोथ, उनका गाइडेंस पता है क्या है, दे वांट टू ग्रो देयर लोन बुक बाय अराउंड 10% इन FY26, एंड डिसबर्समेंट में भी ग्रोथ का बोल रहा है वो 10% के आसपास का डिसबर्समेंट में ग्रोथ आना चाहिए। मतलब 10% ग्रोथ के लिए वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। इनका इनका भी अगर मिक्स देखूँ तो होम लोन इज अराउंड 85%, ये होम लोन लैब वाला जो सेगमेंट है नॉन हाउसिंग इंडिविजुअल को, दैट इज मॉर्गेज लोन जो बोलना है, दैट इज अराउंड 11%। फिर ये प्रोजेक्ट लोन इज बेसिकली ये जो होलसेल वाला बुक, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो होते हैं, दैट इज अराउंड 2.8, एंड अदर्स वाला इज अराउंड 1.6%। एंड उनका अगर देखूँ ना, इनका हाँ यहाँ पे उनका यील्ड स्प्रेड्स एंड मार्जिन है, एज आई टोल्ड उनका H1 वर्सेज H1 यील्ड थोड़े कम हुए है, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हुए एंड स्प्रेड्स भी कम हुए, ठीक है। तो मतलब नेट नेट इम्पैक्ट थोड़ा बैड हुआ है ऑन देयर बुक्स। निम्स में भी इट इज 2.65 के आसपास वर्सेस 2.73। एंड ऑल्सो कंपनी का अभी कॉन कॉल में कंपनी ने क्या बोला है, कंपनी टेलिंग एल आई सी हाउसिंग, क्या उनका गाइडेंस क्या है, एयूएम ग्रोथ ऑफ 10%, डिसबर्समेंट ग्रोथ ऑफ 10%, क्रेडिट कॉस्ट उनका अब अराउंड 0.23 के आसपास था उनका ये क्वार्टर, वो बोल रहा है 0.15 के आसपास होएगा। एंड निम्स जो थे 2.6 टू 2.8 अभी भी वो रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो कंपनी में कुछ ऐसा मार्जिन में भी एक्सपांशन नहीं आ रहा है कि जैसे पीएनबी हाउसिंग में जो आ रहा था उनका ग्रोथ तो ठीक ठाक आ रहा था बट वहाँ पे मार्जिन में एक्सपांड आ रहा था क्योंकि वो अफोर्डेबल वाला सेगमेंट बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ प्ले आउट भी नहीं हो रहा है। एंड कॉस्ट ऑफ फंड उनके जो 6.85 के आसपास है तो वो कम हुआ है, तो इसलिए उनको थोड़ा मार्जिन में थोड़ा आगे जाके थोड़ा एक बेनिफिट आ सकता है बट उतना कुछ ग्रोथ नहीं है, ठीक है। मतलब ठीक है, मतलब कंपनी डिसेंट, सस्ता ही रहेगा वैल्यूएशन क्योंकि उतना कोई ग्रोथ नहीं है कंपेयरिंग टू देयर पीएस। एंड कैनफिन होम जो था उनका गाइडेंस क्या है, स्प्रेड का अराउंड 2.75, निम्स टू भी अराउंड 3.7, मतलब जो अभी करंटली है वो रेट पे रहेगा। एनपीएस जो है वो कम होने वाला है, ये तो सब बोलते हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होने वाले हैं। क्रेडिट कॉस्ट इनका भी अराउंड 0.15 के आसपास है। एंड ग्रोथ इनका कैनफिन होम्स का 12-13% के आसपास का गाइडेंस दिया है। एंड डिसबर्समेंट में ग्रोथ का गाइडेंस है अराउंड 24%। तो इनका अगर देखो कैनफिन होम्स और एल आई सी हाउसिंग में दो में से अगर मेरे को एक चूज करना होता तो आई वुड गो विद कैनफिन होम्स क्योंकि वो स्लाइटली बेटर है, ठीक है। दोनों अगर मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं इन द वर्ल्ड तो अगर ये दोनों में से कैनफिन होम्स वुड बी बेटर, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज एज वेल। फिर ब्रांचेस में 14 ब्रांचेस के आसपास ऐड हुए। एंड आउटलुक अगर क्या है उनका एम ग्रोथ का गाइडेंस, वो बोल रहे हैं FY27 के बाद FY27 में 15% के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये ट्रैक करना पड़ेगा 15% के ऊपर होता है कि नहीं, क्योंकि ये पहले ही बोलता है 12-15%, करता है कितना 6-7%, अभी 15% बोला है तो मुझे लग रहा है वो 10-12 तो कर ही लेगा। तो ऐसे कंपनीज में
इट इज़ बेटर टू प्ले, जैसे आप देखो रिटेलिंग सेगमेंट में, ठीक है, कंपनीज लाइक डी मार्ट हो गया, आपके आदित्य बिरला फैशन हो गया, डी मार्ट नहीं, आदित्य बिरला फैशन, मोंटे कार्लो फैशन हो गया, ये सब कंपनी में उतना कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है। बट आप अगर वैल्यू रिटेलर्स में जाओ, मतलब वी टू रिटेल हो गया, स्टाइल बाजार हो गया, इनका बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, जो टियर 2 3 4 5 सिटीज़ में कपड़े बेचता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस एज वेल, जो प्राइम हाउसिंग प्लेयर्स है, ट्रेडिशनल प्लेयर्स लाइक कैनफिन होम्स, LIC हाउसिंग हो गया, रेपको होम फाइनेंस हो गया, वो भी अभी टर्न अराउंड हो रहा है। वहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कैसा आता है उनका आउटलुक, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा बुलिश गाइडेंस दिए थे। फिर कंपनीज लाइक भाई NPNB हाउसिंग हो गया, वो बोल रहे हैं अभी हम अफोर्डेबल में जा रहे हैं। एंड जो ट्रेडिशनली जो मतलब जो अच्छा कर रहे थे इन द हाउसिंग फाइनेंस पे अफोर्डेबल वाले सेगमेंट में कौन थे, होम फर्स्ट हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, ये कितना ग्रोथ आता है उनका 30%, 25 30 35% के आसपास का ग्रोथ आता है। इंडिया शेल्टर का 35% आता है, होम फर्स्ट इज ग्रोइंग अराउंड 30%, एप्टस का 25 30% के आसपास का ग्रोथ आता है। तो ये सब जो कंपनीज है, आवास हो गया, आधार हो गया, वो भी 20 22% के आसपास का गाइडेंस देते हो, तो दे आर मच बेटरली प्लेस कंपेयर टू ये कंपनीज लाइक कैनफिन होम्स एंड LIC। कैनफिन LIC दे आर द वर्स्ट वंस। PNB हाउसिंग को थोड़ा मैं बेटर मानूंगा, क्योंकि उनका अभी वो उनका ठीक ठाक ग्रोथ आता है, ठीक है, मतलब डबल डिजिट के ऊपर ही ग्रोथ आता है, हाई डबल डिजिट मतलब 17 18% के आसपास आता है। एंड वो बोल रहे हैं अभी हमारा मार्जिन भी एक्सपांड होने वाला है। तो ये वीडियो में लेट्स कीप इट टिल ईयर ओनली। तो एज वी सॉ, तीन कंपनीज PNB, कैनफिन होम्स एंड LIC, द आउट ऑफ दीज थ्री सबसे अच्छा कौन सा है, PNB हाउसिंग, फॉलोड बाय कैनफिन एंड द थर्ड वन LIC। बट मुझे तो तीनों में से मुझे खाली PNB थोड़ा अच्छा लगता है, बट यहाँ पे भी अभी मैनेजमेंट में इश्यूज आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन आता है CEO, एंड उनका कोई अगर कुछ आउटलुक अगर कुछ नेगेटिव आता है तो दैट वुड बी बैड फॉर द कंपनी। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।